अरे वो ये मेरा सवाल आपसे ये है कि फास्ट एपीआई के बारे में जानता कौन कौन है, या सब कई दफ़ा नाम सुन रहे हैं फास्ट एपीआई का। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो फास्ट एपीआई के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, वो अपना हार्ड हैंड जो है वो उठा लें, ताकि मुझे नॉलेज हो जाए कि सब पहली दफ़ा पढ़ने जा रहे हैं भाई। चलें ठीक है। अच्छा, फास्ट एपीआई से पहले हम एपीआई के बारे में जानते हैं, एपीआई क्या होता है। एपीआई की एग्जांपल में ऐसा दूंगा कि एक कनेक्टर है जो दो सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि आपस में बात करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में ऐसा दूंगा कि एक समझ लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। आप खाना ऑर्डर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है। आप वेटर को कॉल करते हैं, है ना। वेटर को कॉल करते हैं कि आपको जब वेटर आपके पास आते हैं वो पूछता है आपको क्या चाहिए, यानी कि आप एक यूज़र एक फ्रंट एंड के पास जा रहे हैं, ठीक है, और फ्रंट एंड को एक ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसे ही है। तो आप उसको जब खाना ऑर्डर देंगे और जब वो लिखेगा तो वो क्या करेगा, शेफ़ के पास जाएगा और वो सबसे पहले ये चेक करेगा क्या उसके पास वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर अवेलेबल हुआ तो वो उस चीज़ को तैयार करके आपके पास लेकर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फास्ट एपीआई जो है एक फ्रेमवर्क है। जो फ्रेमवर्क है वो क्या चीज़ होती है, किस किस को बारे में पता है फ्रेमवर्क क्या होता है। नहीं। हाँ हाँ, किसी को कुछ पता है बोल सकता है। हाँ, आपको एक बना बनाई चीज़ फराहम करता है, ठीक है। मैंने इसके बारे में कुछ लिखा है कि जैसे फास्ट एपीआई एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से बहुत हाई परफॉर्मेंस, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रेड एपीआई बिल्ड कर सकता है। ये बात किसको समझ आई, किसी को भी नहीं है ना। चलें, हाई परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि ज़्यादा यूजर्स को एक साथ डील कर सकता है। फ्लास्क में ये चीज़ नहीं होती। फ्लास्क सबसे पहले फ्लास्क का काम ऐसा है कि वो एक यूज़र को एक ही वक्त में डील कर सकता है, और जब तक उसका रिस्पॉन्स वापस उसको ना मिले तब तक वो दूसरे यूज़र्स के पास नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर। फास्ट एपीआई में ऐसा नहीं होता। फास्ट एपीआई क्या करता है, अगर आपकी चीज़ आपको नहीं मिल रही और दूसरा यूज़र जो है वो आगे क्यूरी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, दूसरा यूज़र की क्यूरी लेकर उसको दे देगा जब तक आपकी क्यूरी नहीं आती, ठीक है। और मैंने एक और इसमें बात की कि इंडस्ट्रियल ग्रेड एपीआई बिल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि एपीआई लेना और देना, ठीक है, यानी कि आप जो डेटा दे रहे हो उसको ला रहे हो, ये सारा फास्ट एपीआई फौरन कर लेता है। अच्छा, इसके बाद किसी के माइंड में कोई सवाल, इसके बाद फिर मैं अपना जो सवाल है वो आगे बढ़ाऊंगा। कोई सवाल यहाँ तक। यूज़ कहाँ पर होता है, ये एक बैकएंड के लिए यूज़ होता है, बैकएंड को डील करने के लिए। ये मैं चाहता हूँ कि आगे जाके बताऊँ, ठीक है, कि लेकिन पहले आपके जहन में जो सवालात हैं वो मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है। अच्छा, हमने क्लाइंट सर्वर के बारे में तो बात की। हाँ, क्लाइंट सर्वर के बारे में ये बताओ, क्लाइंट क्या होता है। हाँ, कस्टमर जिसको हमसे काम चाहिए, प्रोवाइडर होता है। आप देख रहे हैं क्लाइंट ये ईमेल आईडी इंटरफेस खुला हुआ है।
जैसे ही मैंने जीमेल पे क्लिक किया मेरे सामने मेरी सारी सिस्टम में कहीं और से आ रही है ना, तो मतलब ये मौजूद है। ठीक है, सारा जो डाटा है मेरी ईमेल का वो किसी रिमोट कंप्यूटर के अंदर क्या हुआ है आपके पास सर्विस करना सर्वर यानी सर्विस। क्लाइंट जो होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली क्या कहते हैं ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर ऑर्डर ले लो, हाँ वर्ड नहीं है ऑर्डर क्लाइंट सर्वर पे क्या भेजता है, ऑर्डर भेजता है। ऑर्डर नहीं होगा यहाँ पे वही बातें ऑर्डर नहीं होगा आपको यहाँ हाउस दिखाओ। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा यार एक काम करो, ये ड्राइव पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं क्लाइंट साइड पे बैठा हूँ और मैंने जैसे ही क्लिक किया तो बेसिकली मैंने एक रिक्वेस्ट भेज दी। क्या भेज दी? कहाँ भेजी? सर्वर पे। किसके सर्वर पे? गूगल के सर्वर पे। सर्वर पे। अब हर रिक्वेस्ट के जवाब में सर्वर के पास से क्या आता है? रिस्पॉन्स। ये पेयरिंग होती है किसकी? रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो उसने रिस्पॉन्स में ये मेरा सारा डाटा जो है ड्राइव का लोड करके दिखा दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं यहां पर, क्या लिखता हूं भाई? facebook.com। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरा फेसबुक का जो टाइमलाइन है, पेज है, वो क्या हो गया? ओपन हो गया। तो इसका मतलब मैंने जैसे यूआरएल में facebook.com लिखा, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉगिन था, ऑथेंटिकेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, तो सर्वर पे गया और मेरी आईडी के अगेंस्ट जितना भी मेरा टाइमलाइन था, मेरा डेटा था, वो सारा का सारा फैच करके वो दिखा दिया। तो बेसिकली मैं ब्राउजर पे बैठकर क्या भेज रहा हूँ? रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और वहां से जो भी चीज रिटर्न आ रही है वो क्या है भाई? कभी कभी ये रेस्पॉन्स एरर की सूरत में भी आता है। हाँ, 404 एरर, 402 एरर, 202 एरर, तरह तरह की चीजें जो है वो आ जाती हैं। ऐसे ही है, जैसे मैं facebook.com के आगे क्या करूँ भाई? स्लैश लगा के यूं ही लिख दूँ कि भाई ये ले आओ। ठीक है, अच्छा ये आ नहीं गया। ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अच्छा होशियारी की है। अगर कभी ऐसा हो लोग गलत कोई एड्रेस डाल दें तो बजाय ये आने की या फिर एरर आने के
डायनेमिकली उसका क्या क्रिएट कर देता है, हाथ के हाथ पेज क्रिएट कर देता है कि भाई फेसबुक का रिस्पॉन्स है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पेज आ रहा। लेकिन बहरहाल अगर दूसरी जगहों पे जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमने कभी होम के बजाय ऐसा उन्होंने भी करके रखा होगा, इन्होंने यहाँ पे कर दिया। अब मैंने ये किया कि आगे भी 404 ये, यानी जब रिक्वेस्ट गई सर्वर को, सर्वर ने कहा ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम मांग रहे हो, सही है बात समझ आ रही। तो बेसिकली क्लाइंट और सर्वर आपस में क्या खेल रहे हैं, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स खेल रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है। अब क्लाइंट कौन हो सकता है, मेरा लैपटॉप, मेरा पीसी, मेरा मोबाइल, सब चीजें क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। क्या मेरा जो क्लाइंट है वो सर्वर बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। मैं अपने सिस्टम में कोई डाटा रख दूं और कोई मेरे डाटा को एक्सेस करे मेरी परमिशन से, तो मेरा सिस्टम उसके लिए क्या काम करेगा, सर्वर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं रेस्पॉन्स दे रहा हूं, रिक्वेस्ट ले रहा हूं और रेस्पॉन्स दे रहा हूं, तो मैं क्या हूं, सर्वर हूं। और अगर किसी सिनेरियो में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई और रेस्पॉन्स दे रहा है, तो मैं क्या हूं, क्लाइंट हूं, ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है, वो बात क्या है, वो बात ये है कि जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बैठा हूं सर्वर खड़ा हुआ है कहाँ में, रिक्वेस्ट मैंने यहां से की, रिक्वेस्ट गई कैसे, इतना कम टाइम में रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, मेरे सर्वर और मेरे क्लाइंट इन दोनों के दरमियान में कोई तो है जो भाग भाग के काम कर रहा है, कोई तो है जो मेरी रिक्वेस्ट लेके जा रहा है और वहां से रेस्पॉन्स लेके आ रहा है। बात समझ आ रही है कि कोई तो है दरमियान में जो रिक्वेस्ट लेके जा रहा है और रेस्पॉन्स लेके आ रहा है। ये कोई जो है वो कौन है, कौन है ये, जो रिक्वेस्ट लेके जा रही है, response लेके आ रही है। तो नाउ अब आप अंदाजा करें कि एपीआई का काम कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ एपीआई का काम कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सही काम नहीं करेगी, हाँ तो अभी रेस्टोरेंट की मिसाल दे रहा था आपने, रेस्टोरेंट की क्या आतिफ के वलीम में चलेगा, हम बोले यार बिरयानी ले रहा हूँ, भैया आई नहीं रहा वापस ही नहीं आ रहा, सब लोग खा रहे हैं, बैठे खा रहे हैं, कैसा लगेगा, इसका मतलब एपीआई सही काम होने गया, एक बार रख दिया दोबारा मत लाना, है ना, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली हम तो हाल में बैठे होते हैं ना, आतिफ के पास बैठे हुए आगे पीछे, और दीवार के पीछे क्या होता है, फोन ले आना जा रहा होता है अभी, वो एपीआई होती है ना, जो वेटर होते हैं वो एपीआई होती है, अब ये ले आना, वो ले आना, ये ले आना, वो ले आना, ये सारा काम जो चल रहा है। तो अगर एपीआई सही रेस्पॉन्स नहीं करेगी तो डेफिनेटली हमारा और खाने के इंतजार में फुर्सती का टाइम हो जाएगा, आ रही होगी। तो अब इस चक्कर में कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग ज्यादा हो जाते हैं तो 404 हो जाता है, मीठा खत्म हो गया, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई, आइसक्रीम हो तो वो तो पहले खत्म हो जाती है, क्या करें, तो ये हो जाता है। अब क्लाइंट सर्वर इनके दरमियान में कौन है, अब एपीआई बनाने के मैकेनिज्म है, क्या है मैकेनिज्म है एपीआई बनाने के, कि एपीआई बनती कैसे है और किस किस किस्म की एपीआई होती है। जो रिक्वेस्ट भेजने की टाइप है वो अलग कहानी है कि हम कितनी टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हमारे पास कितनी टाइप के रेस्पॉन्स, वो अलग कहानी है, ठीक है।
बट जो हम दरमियान में एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, ये एपीआई डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्या हो सकती है, बनाई जा सकती है। ठीक है, और मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है, लेकिन हम किसको चूज करेंगे? डायरेक्ट कोई ऐसा ही टूल चूज करेंगे। कैसा टूल? जिसका रेस्पॉन्स क्या हो, तेज हो, और काम आसानी से, कम मेहनत करनी पड़े, कम मेहनत करनी पड़े और रेस्पॉन्स क्या हो जाए। अब अगर एपीआई टूल्स की बात करें तो वी हैव सो मेनी टूल्स। हम जैसे आपने नाम सुना होगा, जेंगो का नाम सुना है? जेंगो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, इसमें आप बैकएंड लिख सकते हैं, एपीआईज बना सकते हैं, और बड़ा स्केलेबल फ्रेमवर्क है, बहुत हेवी फ्रेमवर्क है पाइथन। तो जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ज्यादातर जो है उनका बैकएंड जो है वो गूगल, यूट्यूब का भी जेंगो का बैकएंड चल रहा है। इनका एक नहीं होता, 4 फ्रेमवर्क चल रहे होते हैं। तो हमारे पास पाइथन के और कौन से फ्रेमवर्क हैं? फ्लास्क फ्रेमवर्क है। फ्लास्क भी एपीआई बनाने का बड़ा फास्ट फ्रेमवर्क है, और जेंगो बड़ा लाइट है। जेंगो हैवी है, जेंगो डाउनलोड करना, चलाना, जेंगो में प्रोजेक्ट क्रिएट करना एक टाइम, और उसके लवाजमात ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन फास्ट जो है, फ्लास्क जो है वो क्या है, वो जल्दी से उसमें एपीआई बन जाती है, क्विक एपीआई बन जाती है। ठीक है, और कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं पाइथन के? हाँ, फैल्कन। हमारे पास जो है वो 10-12 फ्रेमवर्क हैं। क्या आ रहे हैं? ठीक है, फास्ट एपीआई, जेंगो, फ्लास्क, इस तरह हमारे पास चेरी पाई। अच्छा, मॉडर्न फ्रेमवर्क है आज, खासतौर पे इन द एरा ऑफ डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग और एआई, वो फास्ट एपीआई है। उसके नाम में ही एपीआई यूज, फास्ट एपीआई। पूरा फ्रेमवर्क का नाम क्या है? फास्ट एपीआई। तो ये ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करने हो, उनसे कम्युनिकेट करना हो, बैठ के बैकएंड पे प्रोजेक्ट करना हो, फास्ट एपीआई के साथ इस्तेमाल करना। पहले हम फ्लास्क और जेंगो पढ़ा चुके हैं अपने पिछले उसमें, लेकिन अब ज्यादातर जो है वो स्पेशलिस्ट तो कैसा फास्ट एपीआई। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन। क्या कह रहा हूँ? डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज होती है? हाँ, और हाँ? नहीं नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली जब हम एपीआई बनाते हैं तो एक प्रोजेक्ट के अंदर कितनी एपीआई होती हैं? अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो कैन बी 200, 250, 500 एपीआई। मतलब हर बटन पे एक एपीआई होगी ना, ये बटन प्रेस करूंगा ये होगा, ये बटन प्रेस करूंगा ये होगा, यहाँ क्लिक करूंगा ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। एक एपीआई तस्वीरें लेके आ रही है, एक एपीआई ये लेकर आ रही है। सोचो अगर फेसबुक, यूट्यूब का खोल लो तो क्या क्या काम चल रहा है, अ लॉट ऑफ वर्क, और हर एक की क्या चल रही है, अलग अलग एपीआई है वो चल रही है। तो अब क्या होता है, काम कर रहे हैं,
मसला ये है कि कौन सा एपीआई क्या इनपुट लेता है और क्या आउटपुट देता है, ये सब कुछ हमें क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट। भाई ये एपीआई का यूआरएल है, इस पे क्लिक करोगे ये इनपुट जाएगा और उसके अगेंस्ट ये आउटपुट। जब बाद दफा ऐसा होता है आउटपुट बहुत सारा होता है, लेकिन हमें क्या करना होता है, उसे चीजें ही चाहिए होती है पास से बात नहीं करते। ठीक है, इसी तरह डॉक्यूमेंट जो हमें खुद लिखना होता था पूरी फ्लास्क में, जेंगो में, ठीक है, फनल में, अब क्या हो गया, फास्ट एपीआई बड़ा बढ़िया काम किया, डॉक्यूमेंटेशन ऑटो क्रिएट, सारा काम ही आसान कर दिया डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, वाला काम होता है, क्या हुआ, टेस्टिंग एपीआई टेस्टिंग वर्ड सुना है, टेस्टिंग का वर्ड सुना है, टेस्ट कहाँ करते हैं, टेस्ट ब्लड टेस्ट भी होता है, खाना भी टेस्ट करते हैं, हाँ क्यों करते हैं, ब्लड टेस्ट क्यों करते हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है यार, नहीं चल रहा है, अगर तबीयत खराब है तो भाई गड़बड़ का हो गई। इसी तरह जो एपीआई लिखते हैं, जो एपीआई लिखते हैं उसको भी टेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो रेस्पॉन्स आ रहा है, वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ तो दूर से आया भाई दोबारा चक्कर तो नहीं, हाँ तो दूध की फॉर्म में क्या होगा, जल में क्या होगा, ऐसा तो नहीं है। तो एपीआई टेस्टिंग, पहले हम अलग से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और फिर उसके अंदर एपीआई टेस्ट करते थे, और वो कौन सा होता था भाई, पोस्टमैन यूज करते थे। अब पोस्टमैन को फास्ट एपीआई टेस्टर जो है उसके साथ ही बना दिया, उसने टेस्टर साथ ही बना दिया कि जाओ आप हाथ क्या टेस्ट करो, क्या हाँ टेस्टिंग के साथ लगा दिया, जरूरत क्यों पड़ती थी, एक अहम सवाल है, शायद अभी आपके जहन में नहीं आया होगा, लेकिन इस सवाल को मैं जवाब देता हूं। अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं, क्या कह रहा हूं, तो आप तो सर्वर लिख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या लिख रहे हैं, सर्वर लिख रहे हैं, आप तो क्लाइंट लिख ही नहीं रहे, आप तो HTML CSS के फॉर्म बना ही नहीं रहे, ऐसे ही है। तो फिर अगर आप एपीआई लिख रहे हैं तो फिर एपीआई को टेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि एपीआई बना लिया आपने, ठीक है, बनाने के बाद कमांड अपने कमांड लाइन इंटरफेस में तो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब फ्रंट एंड तो आपको है ही नहीं, आप फ्रंट एंड के डेवलपर नहीं हो। अब अगर एपीआई को कोई इनपुट चाहिए तो इनपुट के लिए क्या चाहिए होगा, फ्रंट एंड चाहिए होगा, वो आपके पास नहीं। तो फिर ऐसी सूरत में पोस्टमैन आता था, पोस्टमैन कहता था कि चलो भाई यहाँ मेरे पास से आप चलाओ एपीआई और मैं आपका टेम्परेरी फ्रंट एंड बन जाता हूँ, यहाँ से इनपुट दे दो, आपने फ्रंट एंड खुद ही लिखा है, बैक एंड में लिखा था, फिर तो चलो ठीक है, कोई मसला ही नहीं, आपने काम कर लिया, ठीक है। आई डोंट नो, पता नहीं ये बात समझ आ रही है लेटर के क्या होगा। तो इस वजह से अब जो है हम क्लास या जाएंगे नहीं पढ़ रहे हैं,
हम जो है वो किसकी तरफ जा रहे हैं, फास्ट एपीआई की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, आसान है, क्विक है, ठीक है, लेकिन जो बिजनेस लॉजिक है वो तो आपने जो है, बट इसमें ये है कि एपीआई रन करने के लिए, चलाने के लिए, एपीआई को अप करने के लिए बहुत लंबे लवाजमात या लंबे कोड नहीं लिखने हैं। जेंगो वगैरह में आप तंग आ जाओगे यार, ये क्या मुसीबत है। लेकिन वो 5-6 दफा जब बना लेता है तो फिर वो उसमें टूट जाता है, तो कोई मसला ही नहीं आता, ये करना ये करना काम हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है भाई, क्या बता रहे हो? अब सवाल ये आता है कि जब एपीआई नहीं था तब कैसे काम किया जाता। इस सवाल को मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहले ज़माने में जब एपीआई का दौर नहीं था, उस टाइम पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाता था। अब ये ऐसा था कि एक ही फोल्डर के अंदर दो और फ्रंट एंड के भी और बैक एंड के भी दोनों फोल्डर अवेलेबल होते थे, यानी कि बनाया जाता था ताकि आप जल्दी से डायरेक्ट ही डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, इसमें मसला ये होता था कि अगर कोई मिसाल के तौर पर आपने कोई एक एप्लीकेशन बना ली है, ठीक है, और वो आपका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी फेमस हो चुकी है। अब कोई थर्ड पार्टी आके आपसे कहते हैं यार हम आपको इतना पे करते हैं इसके लिए, आप हमें भी अपना डेटाबेस का एक्सेस देते हैं, लेकिन आप अपने डेटाबेस का जो एक्सेस है वो नहीं दे सकते क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना फास्ट एपीआई ने भी अपना बड़ा किरदार निभाया है। अच्छा, मैंने आपसे शुरू में कहा कि भाई एपीआई के बहुत सारे तरीके हैं API बनाने के लिए। लेकिन अभी यहाँ बात हुई कि यार हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज सिस्टम कौन सा आर्किटेक्चर है, थोड़ा सा गूगल पे जाके देखें मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और मोनोलिथिक तो आज से काम कर ले, क्या होगा। बताओगे क्या होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक से पहले और डिस्कस करने के हम कुछ तो मिल ही गया, वो एक आध लाइन तो पढ़ लिया ना, क्या होता है। बात जो है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ट्रेडिशनल मॉडल है जहाँ पर पूरी एप्लीकेशन क्या होगी भाई, फाइल
सारी चीजें कहाँ होंगी तो सारी
नहीं नहीं, समझ लो कि एक्सपीरियंस साथ साथ। अच्छा स्टार्ट करें। पहले तो ये बताओ कि यार आप में से किस किस को पता है कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है? हाँ, जिसको नहीं पता वही हाथ खड़े करें, मुझे इस तरह ज़्यादा समझ आता है कि हाँ इतने बंदों को नहीं पता। अच्छा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने सर नासिर का फेसबुक अकाउंट खोला है, ठीक है? ये जो आपको इंटरफेस शो हो रहा है ना, इसको क्या कहेंगे? फ्रंट एंड कहेंगे, ठीक है? यूआई भी कहते हैं, जो डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं ना, उसको यूआई भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर में अगर अपना जीमेल इनपुट करूँ और पासवर्ड डालूँ, वो कहाँ जाएगा? बैकएंड कहाँ होगा? और वो कहाँ जाएगा स्टोर होगा? डेटाबेस। फर्क समझ आया या नहीं? अभी भी नहीं आया? देखें, बैकएंड जो होते हैं ना, वो आपका डेटा जो है वो हैंडल कर रहा होता है, ठीक है? आपके जो चीज़ें हैं वो किस तरह यूजर्स को पहुंचेंगी, ठीक है? और फ्रंट एंड जो है वो आपको वो चीज़ शो करवाता है, बस इतना है, और कुछ काम नहीं इसका। समझ आया भाई? क्लियर हो गया नहीं बात? या अभी भी कंफ्यूजन है? या शायद क्या होता है मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को? आगे फ्रंट एंड और बैक एंड के फर्क समझ आ गया ना? अच्छा, सर ने जो एपीआई की बात कर रहे थे, ठीक है, वो एक तरह का, एक मिनट इधर इधर ध्यान देते हैं मित्र। सर जो एपीआई के बारे में बता रहे थे, वो उसके बारे में पता चल गया एपीआई क्या होता है? हाँ, कि दो सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, यानी कि आपसे डेटा लेता है और यूज़र को डेटा देता है, ठीक है? लेना देना और डिलीट करवाना या फिर पोस्ट वगैरह करवाना, ये चार मेथड्स हैं जो हम फास्ट एपीआई के अंदर लिखते भी हैं, ठीक है? जिस तरह हमने पाइथन में वेरिएबल्स वगैरह पढ़े थे ना, ऑपरेटर्स पढ़े थे, इस तरह फास्ट एपीआई के अंदर भी गेट, पोस्ट, डिलीट और अपडेट, हाँ अपडेट होते हैं, ठीक है? ये चार चीज़ें यूज़ किया जाता है। अब एक सवाल ये आया कि फास्ट एपीआई बनी कैसे? ये पहले जो सवाल चल रहा था उसको मैं क्लियर कर लूँ, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में जो चल रहा था। अच्छा, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में ना कोई प्राइवेसी नहीं है, ठीक है? यानी कि मैं, अगर आप मेरे साथ अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं, या अगर आप अपना जो एप्लीकेशन है मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर कोई प्रोटोकॉल रहता भी नहीं है। और फास्ट एपीआई में ये है कि वो आपको एक एपीआई की एक लेयर लगा देता है, यानी कि एक प्रोटोकॉल या एक कार्ड खड़ा कर देता है। यानी कि अगर मुझे किस चीज़ की मिसाल में अगर आपको समझ आए तो, कोई ऐसा जो आपको लगे यार ये इजी एग्जांपल होगा? हाँ, बैंक का? नहीं यार, फेसबुक में वो प्रोटोकॉल चीज़ें हैं नहीं ना, मतलब जिसका एक तरह का एग्जांपल मैं क्लियर कर लूँ। चलो, एक एग्जांपल के तौर पर हमने एक ट्रेन ट्रेवल का एप्लीकेशन बनाया, ठीक है? जिसके अंदर हर स्टेशन की डेटा मौजूद है, और कौन सी टाइमिंग में जाएगी और कौन सी टाइमिंग में आएगी, ठीक है? ये सारा डेटा हमने एक एप्लीकेशन के अंदर रखा हुआ है, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक गवर्नमेंट का है, ठीक है? इतना हार्ड कर लिया। हमारी जो एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट का है। अगर हमारे पास कोई थर्ड पार्टी आता है, ठीक है, वो हमसे पूछे कि यार देखें हमारे जो काम है वो भी इसी का है, तो आप हमारे साथ अपना डेटा शेयर कर लें, क्योंकि हमारे पास भी जो यूज़र वगैरह आते हैं ना, वो भी हमसे यही सवाल करते हैं, भाई इस स्टेशन से कौन से टाइम पर कौन सी डेट पे ये जो है ट्रेन निकलेगी, ठीक है? अगर मैं ऐसा कर लूँ कि चलो ठीक है मैं इसको एक्सेस दे दूँ, ठीक है, अपने डेटे का, अब वो क्या करेगा, डायरेक्ट मेरा डेटा के अंदर चीज़ें देख सकते हैं, चलो वो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसने ज़रा से भी चेंजिंग की ना, पूरी हमारी जो एप्लीकेशन है वो खराब हो जाएगी।
और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में यही एक मसला है कि अगर आप एक फाइल को भी चेंज कर देते हो ना, वो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, डेट नहीं खराब हो जाती हैं, उसका जो फ्लो चल रहा होता है वो खराब हो जाता है। फास्ट ये में क्या है, अगर आप अपने फ्रंट एंड को चेंज करते हो तो वो बैकएंड पे असर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप अपने बैकएंड में कोई असर चीज़ें अपडेट करती हो या तो फिर वो फ्रंट एंड में मसला नहीं करेगा। ठीक है, अब फास्ट एकेज जो है वो पाइथन की दो फेमस लाइब्रेरी से बनी है। लाइब्रेरी तो पता है ना, लाइब्रेरी क्या होती है ना, या एक्सप्लेन कर दूँ? हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइब्रेरी जो है, हम कोई भी मॉडल्स वगैरह बनाते हैं ना, फिर किसी एक चीज़ में, जिस तरह हमने एक मॉडल्स वगैरह बनाया था यार, हाँ उस तरह का हम लाइब्रेरी में या फोल्डर में सेव कर देते हैं जिसका हम आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो फास्ट एपीआई दो लाइब्रेरी से बनी है, एक है स्टारलिंक और दूसरा है पायडेंटिक। स्टारलिंक का काम और पायडेंटिक का काम मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टारलिंक का काम ये है कि आपने यूजर्स को कोई सॉरी आप एक यूजर हैं, ठीक है, किसी वेबसाइट में अपना डेटा डालते हैं, ठीक है, इनपुट करते हैं। तो स्टारलिंक क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट जाकर डेटाबेस में देखेगा, ठीक है, और वहाँ पे अगर वो चीज़ अवेलेबल हुई तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो वापस आपको ला कर देगा। ठीक है, और पाइडेंटिटी का काम ये है कि वो आपके अंदर वो जो रिक्वेस्ट गई है ना, तो वो ये चीज़ चेक करेगा कि यार वो आपके डेटाबेस में है या नहीं है। ठीक है, और सही फॉर्मेट में है या नहीं है। जैसे आप पाइथन में पढ़ते हैं वेरिएबल तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है, उसके अंदर एक कहा जाता है टाइप कास्टिंग, क्या कहते हैं इसको, मतलब हम टाइप चेक नहीं कर सकते हैं पाइथन के अंदर, बाय डिफॉल्ट टाइप चेकिंग नहीं होती। तो पाइडेंटिक जो है हमारे पास इसमें हेल्प करता है कि अगर आप जो है एसक्यूएल फॉर्म में देते हो कोई डेटा, तो वो डायरेक्ट उसको पाइथन में कन्वर्ट करके उसको अपने डेटाबेस को जो है वो समझा सके कि हाँ ये जो क्वेरी कर रहा है वो ये चीज़ मांग रहा है। अच्छा, पायरेटिक और दोबारा करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। अभी हमारे वेबसाइट में उसका डेटा भी हमने रखना है, क्या है उसका बैकएंड भी है। अब हमारी जो अपने सिस्टम में सारी चीजें आ गई, फ्रंट एंड में डाल दिया, बैकएंड का कोड भी है। अब आखिर में क्या होता है, इसको क्या करना होता है, मुझे डिप्लॉय करना होता है। चलिए डिप्लॉय कर दिया, ये सारी चीजें उठा के जो भी डिप्लॉयमेंट सर्वर पे टेस्ट किया वहां पर ये पूरा सब कुछ डाल दिया, सब कुछ उठा के दिया। सारे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे क्या 10-12 स्पेस लेगा, यानी एक लेगा, उसमें सारे कंप्लीट हर पार्ट सारी यूनिफाइड सेल्फ कंटेंट यूनिट सब क्या होगी, एक यूनिट की अगर एक आपने इसका डेटा भी यूज कर सब पूरा लार्ज कोड बेस और जाहिर जब सब कुछ दिखा है तो कोड बेस उसका भी सब बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वो एक ही अब ये क्या कहते हैं, जब सब चीजें क्लियर आ गई तो अगर प्रॉब्लम आएगा
इसमें ऐड करनी होगी, ऐड करना मुश्किल होगा। अपने किसी फीचर में लेकर आना है, फीचर को मॉडिफाई करना है, क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरा करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो उतनी देर के लिए मेरी वेबसाइट क्या रहेगी? डाउन। अब मैं चाहूंगा एक साथ पकड़ लेना, क्या करूंगा? अगर तुम लोगों से कोई उसको अगर इंटरनेट यूजर नहीं होगा, बात 2010 की 12 की, क्या हो जाता है? डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट क्या होती है? डाउन होती है। फेसबुक भी क्या होता था? डाउन हो जाता है। बहुत बड़े लेवल की इतना सिस्टम सारा डिजिटल हो गया है। तो अक्सर आप देखते हैं मेंटेनेंस चल रही है, आपका मैसेज भी आता है मेंटेनेंस हमारी एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं रहेगी, डाउन रहेगी। उसकी वजह भी है कि मतलब ऐसा नहीं कि मोनोलिथिक बुरा था, उस वक्त के हिसाब से देखिए सही था, लेकिन फिर उसके अंदर बहुत सारे हुआ, एक नया आर्किटेक्चर आया, नया आर्किटेक्चर आता है माइक्रो सर्विसेज। मोनोलिथिक माइक्रो, अच्छा एक बात और बता दूं, एपीआई होती है, एपीआई का एक नाम होता है वेब सर्विस। एपीआई का एक नाम क्या होता है? माइक्रो सर्विस में जो ना सर्विस यूज हो रहा है वो बेसिकली क्या है? माइक्रो एपीआई, माइक्रो एपीआई ने क्या किया? एक कनेक्टर नहीं होगा, अगर ये पूरी एप्लीकेशन यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से सब चल रहा है, अब इनका नहीं है, कई सर्विसेज बनानी पड़ेगी, हर एक फीचर की अलग अलग सर्विस बनानी पड़ेगी, हर एक फीचर की क्या होगी? अलग अलग सर्विस होगी। जैसे अगर फेसबुक की बात हो तो मैं अकाउंट उनकी अलग सर्विस, सर्विस के अंदर सिर्फ उस सर्विस को बनाना पड़ेगा। आज के दौर में अगर ज्यादा साल में आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस किया हो एंड वेबसाइट डाउन है ना,
कोई ऐसी चीज है जो आप डालोगे तो थोड़ी देर में आपको पता भी नहीं चलता और वेट बढ़ने में दोबारा आप कर देते हैं आप बता सकते सर्वर अगले सर्वर तो फिर भी असल मतलब ये बात समझ आ रही है मोनोलिथिक कपल्ड टुगेदर और माइक्रोसर्विसेज के अंदर हर चीज क्या है अलग अलग एक फायदा तो ये हुआ कि हमारी ऐप जो है अब माइक्रो सर्विसेज है ना डेटा एक्सपोज करना है शेयर करना है हमें डरना नहीं है आपको बात क्या है किसी को डेटाबेस का एक्सेस चाहिए उसके लिए भी आएगी उसको शेयर कर सकता हूं उसको सीधे बता देते हैं जब मैं डेटाबेस शेयर कर रहा हूं तो मुझे बात का डर नहीं उसका एक्सेस बहुत सारे दूसरे होगा और अंदर सब कुछ लिखा हुआ है हो जाएगा लेकिन आप अलग अलग रूम में रहे हैं और उसको किसी को चाहिए बाकी रूम्स पर उसका एक्सेस तो बहुत सारी बातें शायद नहीं समझ में सिंपल रूम सीधी आप कभी करते हो इसको जाएंगे या आपको कभी दोनों आके एक तरह से काम अब हमारे पास है भी है आधा घंटा मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया टूल को बोला मुझे लास्ट एरिया तो ये बना के दे दिया काम की मैनेज भी करा रहा हूँ ठीक है फास्ट एरिया ये है हमारी मुझे वेरी फास्ट कम से कम ऑटोमेटिक फास्ट बहुत है और कम कोड लिखना होता है डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिक हो जाती है स्वेगर लेवल डॉक्यूमेंटेशन होता है स्वेगर अभी नहीं पता नहीं हम इसको कह सकते हैं कि क्लास में जो काम करते हैं उसमें अलग से वैलिडेशन लगा सकते हैं और फिर डॉक सारे काम क्या हुए एक जगह मिलते हैं काम जो है क्या हो गया था कि वो एक बंदे ने शेयर किया पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था बाद में थोड़ा मैंने गौर किया था तो कंपनी ने अप्रोच किया अगर आपका फास्ट एपीआई में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप क्या बने आपको जो है क्यों उसने शेयर बाद में मुझे पता चला बंदे ने शेयर किया है फास्ट एपीआई बनाई उसने वो कह रहा मुझे तो बनाया हुए 1.5 साल है मुझे फास्ट एपीआई बनाया हुए 1.5 साल हुआ है 5 साल एक्सपीरियंस
हमने बाद में बना की बात की थी कि बने हुए जो है ना उसको भी अगर हमें फास्ट आएगा तो क्लास की जरूरत ऐसा ही क्या है? मेरा ख्याल ये है कि अगर फास्ट भी आ गई तो फ्लास्क की जरूरत ही नहीं। अपने एक बात बताओ, मोसानी का सिस्टम भी आ गई फास्ट फ्रेंड का करेंगे मोटरसाइकिल चलाओगे या कार तक जा कार लेके बोलोगे एनवायरमेंट के साथ खराब या बुरी वो नहीं होगी। आने वाला फ्रेमवर्क क्या करता है, अगर वो उन्हीं सारी चीजों के साथ मार्केट में आ जाए तो फायदा उसका, हाँ फायदा उसका, जब वो आएगा मार्केट में तो जाहिर तो कुछ ऐसा लेकर आएगा जो पिछले फ्रेमवर्क का पुराना फ्रेमवर्क है वो आप यहाँ करके बनाएगा डालेगा तो उसको फ्रेमवर्क होते हैं कंपनी बनाया फॉर एग्जाम्पल मार्केट में मशीन छोड़ क्या कर दिया तो इस ये कहना पता नहीं है अपनी जरूरत होगी आप क्लास की जरूरत क्लास यूज करेंगे खास तौर पे अच्छा काम करिएगा और देखिए तो व्हाट डज एपीआई स्टैंड फॉर, application programming interface, a function exposed to the internet that allows different companies and हम मुख्तलिफ आपको आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे डेटा को, वहाँ से रेस्पॉन्स ले सकते हैं, दूसरा ले सकता है, मैं किसी और को ले सकता हूँ। एक और टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है आखिरी पॉइंट कौन सा है? इसको कहते हैं सिरा। सिरा तो ये क्या होता है, अभी में एंड पॉइंट क्या होता है यार, जिस जहाँ तक आपको मुझे तो बताओ। एंड पॉइंट एक कमरे का मिसाल ले लें, यानी कि अगर मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और उसकी मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि यार मुझे फॉर एग्जाम्पल फराज से मिलना है, ठीक है, वो कहते हैं यार वो तीसरे मंजिल के तीसरे मंजिल के किसी दूसरे तीसरे कमरे में है, ठीक है, तो इसका एंड पॉइंट क्या हुआ, दूसरा कमरा, तो चलो हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा, सीधा चौथे मंजिल में जाके और उस कमरे तक पहुंच जाऊंगा ना इजीली। ये एक तरह का एंड पॉइंट गेट से हासिल होगा ना, सीधा कहीं जाएगा बनेगा यार। क्या होता है देखो, मैंने एक एपीआई लिखी फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, डालेगा, अब ये यहाँ तक वेबसाइट चल रही होगी अलग अलग तक का एक एंड पॉइंट है, एडमिन तक का एक पॉइंट है और यहाँ पूरा एडमिन आ रहा है, बट एडमिन के अंदर क्या हो सकते हैं, स्लैश लगा के मल्टीपल चीजें क्या करना है कि बंदा ऐड करना है तो एडमिन बंदा एडमिन, तो इस तरह एक यूआरएल होता है, ठीक है, यूआरएल होता है और उस यूआरएल के अंदर स्लैश स्लैश और डेप्थ में भी जाना, तो मुझे मिसाल भी कवर और उस
तरह एडमिन से सभी सभी पोस्ट तरह में चीजें करेगा क्या हो गया भाई ये एंड पॉइंट क्रिएट होते हैं और ये सैकड़ों में होते हैं उसके अंदर वो जा सकते हैं वापस और क्या था यही था बस सामने फाइनली API को नजर आ रहा है आपको क्लाइंट का सर्वर के नाम रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स सही सबसे पहले वो इंस्टॉलेशन करेंगे पास कोई पैरामीटर्स क्या होते हैं रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है फाइल के थ्रू ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट API तो भी बनाना सीखेंगे देन आप लास्ट हम और वो डिप्लॉय होना की इट्स अ कंप्लीट स्किल अगर आप इसी में मास्टर करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी जॉब्स मौजूद हैं तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता हम चलते रहें बेहतर अच्छा ये यहाँ पर जो है ना एनवायरनमेंट सेटअप करना क्या हो रहा है चलो बनाओ जूम नहीं हाँ ये नहीं हो रहा सही चलो जल्दी से इन्वायरमेंट क्रिएट करें बना दो बना दो कंट्रोल सी से हो जाता है टर्मिनल पे क्लिक तो करो पहले मेरा ले शुरू क्या बात है कंट्रोल सी से हो जाता है थोड़ा फिर भी चल रहा होता है फिर भी चल रहा होता है तो प्रोजेक्ट बना नहीं क्लास 1 फिर क्या करना है भाई इन्वायरमेंट क्रिएट करना है इधर से चला इन्वायरमेंट क्रिएट करने का कमांड पता है सबको ना पाइथन -m venv स्पेस नहीं तो माइनस एक मिनट माई मीन नहीं बनाना पता है बनाऊंगा क्या बनाओ क्या बनाओ FAPA जूम तो नहीं करना है यहाँ पे आ गया होगा आपका FAPI का मैंने इन्वायरमेंट बना दिया
ठीक है, एक्टिवेट भी कर दिया। FAPI के फोल्डर में गया स्क्रिप्ट और एक्टिवेट, सही है, तो कर लो ना, ये ऑटो हुआ है, ऑटो। कर लो कमांड यही है। कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है आप यही नाम दें। अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को कोई भी नाम दे सकते हो जो आपको इजी लगे, अपने नाम को भी रख सकते हो। मैंने ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर FAPI लिखा है। इंपोर्ट बैंक गो टू, बैंक में इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो एप्लीकेशन, चलो जो भी आपके पास है वो देख लेते हैं। इसके अंदर भी कोड नहीं है, इसके अंदर भी कोड नहीं है तो कैसे चलेगा 6000 है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो आपका जो मेन एप्लीकेशन है ना वो इस वक्त यहाँ पे है नहीं। व्हाट्सएप है इसके अंदर, प्राइवेसी तो नहीं है एकदम। एक काम करो, फिलहाल इसकी क्लास ले लो, ये मैं आपको हैंड टू हैंड समझा दूंगा, ठीक है, करना है नहीं वो मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी जाओ मैं दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, अपना बेस्ट बेस्ट कर दिया। हाँ ठीक है, हो गया। अच्छा अब इसको खोलो, यहाँ पे जाओ और इंटर, और यहाँ पे लिखो COD E स्पेस डॉट कर दो। अब ये क्या हो गया, आपको इसी फोल्डर के अंदर VS कोड खोलेंगे, ठीक है, आपको अलग से यहाँ पे फोल्डर खोलने की बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे टर्मिनल, कोड लिख लो, आई वेट सारा उतारना, बस यहाँ से उतारना। देखो पहले ये लिखोगे, ठीक है, हाँ देखो सबसे पहले आप ये लिखोगे, ठीक है, ये हो गया। इसका कोई भी नाम दे सकते हो, अपने नाम का भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहाँ से स्लैश के बाद, ठीक है, ये आपका नाम जो आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है, स्क्रिप्ट एक्टिवेट, यानी कि आप अपने फास्ट API को भी, यानी कि आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट उसको एक्टिवेट करने जा रहे हो। ये नहीं नहीं ये नहीं, अब पता नहीं बाय डिफॉल्ट ने क्यों लगाया, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
ये आखिर में जो आप जो करंट फोल्डर में है ट्रांसफर के फोल्डर में क्या ये फोल्डर बन गया ना वैसे टाइम नहीं लेता, कभी कभार टाइम लेता, कभी कभार नहीं लेता। हाँ बस यहाँ से नीचे आएगा ना, अब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, एपीआई लिखोगे, स्लैश लगाओगे, स्क्रिप्ट लिखोगे, ठीक है, और एक्टिवेट बस यहाँ से हो गया। अब ये लिख लो, ये लिख के स्लैश दबा के। अच्छा, जब आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे भी शो करेगा, ठीक है, और आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हो या नहीं हो, ये आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। ये ये अगर आपके पास शो करे तो यानी कि आप समझ लें कि आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हैं, ठीक है, यानी कि आपने एक डोमेन क्रिएट कर लिया। क्या हुआ? बता दो नहीं काम इतना सा सेम है। क्यों शहजादे, अलग से फोल्डर बना दो ना, एक अलग से फोल्डर बना के कर लो। आपका काम, हाँ एक्टिवेट कर दो, यहाँ पे बैठ के बस वही कर लो। देखो क्या है, ये काम चल रहा है, एक मिनट मैंने यहाँ पे तो ओपन नहीं किया। अच्छा वही है, चलो ये देखो, ये टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और पावर शेल पे है तो उसको हम कंट्रोल पे लेकर आएंगे, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे -m EN V, वर्चुअल इन्वायरमेंट VGNV। सॉरी यार, हो गया हो गया। बस। यहाँ पे भी आ जाएगा, चलो थोड़ा वेट करो, क्रिएट हो रहा है, वो टाइम लिखने आ गया स्क्रिप्ट। कहाँ, हाँ इसके बाद ये लिख देना। अच्छा एक मिनट जी